हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं सैलरीज, वेतन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं भत्ते, अलाउंसेस। भत्ते, अलाउंसेस तो कर्मचारी को विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमित तौर पर दी जाने वाली राशि भत्ता कहलाती है और भत्तों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है पूर्णतया करयोग्य भत्ते। दूसरी श्रेणी है पूर्णतया करमुक्त भत्ते और तीसरी श्रेणी है अंशतः करमुक्त भत्ते। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसके विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमित तौर से जो राशि दी जाती है भत्ते के रूप में, उन भत्तों को आयकर अधिनियम में 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उन भत्तों में से कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनको पूर्णतया करयोग्य किया गया है। वेतन से आय की गणना करते समय उन भत्तों की राशि को वेतन की करयोग्य आय में शामिल किया जाता है। कुछ भत्ते ऐसे हैं जिनको पूर्णतया करमुक्त रखा गया है, फुली एग्जेम्प्टेड किया गया है, और ऐसे भत्तों की राशि को वेतन से करयोग्य आय की गणना करते समय उनको शामिल नहीं किया जाता। और जो तीसरी श्रेणी है उसमें अंशतः करमुक्त भत्तों को रखा गया है। कुछ भत्ते ऐसे हैं जो निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर जिनमें से कुछ राशि करमुक्त कर दी जाती है। तो पूर्णतया करयोग्य भत्ते और पूर्णतया करमुक्त भत्तों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं अंशतः करमुक्त भत्ते। तो अंशतः करमुक्त भत्तों को भी मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते। तो अगर कोई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का, अपनी ड्यूटी का पालन करने के लिए कोई खर्चा करता है और उस खर्चे की क्षतिपूर्ति के रूप में नियोक्ता द्वारा यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई राशि कर्मचारी को भत्ते के रूप में दी जाती है, तो ऐसे भत्ते कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ते कहलाते हैं। जैसे जो यात्रा भत्ता है, सवारी भत्ता, वर्दी भत्ता, सहायक रखने हेतु भत्ता, इस प्रकार के भत्ते कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते हैं। कर्मचारी जो खर्चा करता है वो अपने कर्तव्यों का, कार्यालय कर्तव्यों का पालन करने के लिए खर्चा करता है और उस खर्चे की क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता कर्मचारी को एक राशि भत्ते के रूप में प्रदान करता है। तो ऐसे भत्ते जिस सीमा तक राशि खर्च हो जाती है, ऐसे भत्तों की राशि में से उतनी राशि करमुक्त की जाती है। और जो दूसरे भत्ते हैं वो हैं निजी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते। कर्मचारी के निजी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते अंशतः करमुक्त भत्तों की श्रेणी में आते हैं। भत्तों की पूर्ण राशि करयोग्य नहीं होती। भत्तों के रूप में दी जाने वाली राशि में से कुछ राशि अंशतः करमुक्त कर दी जाती है। जैसे बाल शैक्षणिक भत्ता है, तो बाल शैक्षणिक भत्ता प्रत्येक बच्चे के लिए 100 रुपए प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त होता है। इसी प्रकार कर्मचारी के बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते की राशि प्रति बच्चा 300 रुपए प्रति माह अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त होता है। तो कर्मचारी के निजी व्ययों की पूर्ति हेतु अगर कोई राशि भत्ते के रूप में दी जाती है तो ऐसी राशि में से कुछ राशि अंशतः करमुक्त कर दी जाती है। तो निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्तों में हमने कुछ विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते भी पढ़े थे।
तो विशिष्ट क्षतिपूरक भत्तों के बाद में जो एक महत्वपूर्ण भत्ता निजी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्तों में शेष रह जाता है वह है मकान किराया भत्ता। अगर कोई कर्मचारी अपने निवास स्थान से, अपने होम टाउन से दूर आकर कहीं दूसरे स्थान पर अगर नौकरी करता है और वहां पर वो किराए का मकान लेता है, तो उस किराए के मकान के संबंध में जो चुकाया जाने वाला किराया है, उस किराए की क्षतिपूर्ति के लिए, उस किराए के रूप में जो निजी व्यय किए हैं उनकी पूर्ति के लिए अगर नियोक्ता द्वारा कोई राशि मकान किराए भत्ते के रूप में दी जाती है, तो ऐसे भत्ते में से कुछ राशि अंशतः करमुक्त की जाती है। तो निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्तों में जो महत्वपूर्ण भत्ता है वो है मकान किराया भत्ता। तो आज की क्लास में हम मकान किराया भत्ते की बात करेंगे और मकान किराया भत्ता अंशतः करमुक्त भत्ता होता है। मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, इसको शॉर्ट में HRA भी कहा जाता है। तो नियोक्ता अगर किसी कर्मचारी के मकान किराए की क्षतिपूर्ति के रूप में मकान किराया भत्ता देता है, तो उसमें से कुछ राशि करमुक्त की जाती है। ऐसा भत्ता अंशतः करमुक्त भत्ता माना जाता है। तो जैसे हमने बाल शैक्षणिक भत्ता या हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु दिए जाने वाले भत्ते की बात की, तो उसमें एक निश्चित राशि करमुक्त की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ राशियों की गणना करनी पड़ेगी और उनमें से जो सबसे कम राशि होगी वह राशि मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि मानी जाती है। तो मकान किराया भत्ते में निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। पहली राशि है संबंधित अवधि का प्राप्त मकान किराया भत्ता। संबंधित अवधि यानी कि जितनी अवधि के लिए कर्मचारी किराए के मकान में रहा। हो सकता है मकान किराया भत्ता संपूर्ण वर्ष के लिए मिलता हो, लेकिन जो कर्मचारी है उसने वर्ष के किसी भाग के लिए मकान किराए पर ले रखा हो, तो जितने अवधि के लिए मकान किराए पर लिया हुआ है या कर्मचारी किराए के मकान में रहता है, उतनी अवधि संबंधित अवधि कहलाती है और उसी अवधि का प्राप्त मकान किराया भत्ता इस गणना में शामिल किया जाता है। तो संबंधित अवधि का प्राप्त मकान किराया भत्ता नियोक्ता जो मकान किराया भत्ता देता है, मकान किराया भत्ते के रूप में जो राशि देता है कर्मचारी को, वो यहां पर लिखेंगे। दूसरी राशि है वेतन का 50%। कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन का 50% इस गणना में शामिल किया जाता है। लेकिन यह भी संबंधित अवधि का लिया जाएगा। संबंधित अवधि यानी कि जितनी अवधि के लिए गत वर्ष में कर्मचारी किराए के मकान में रहा। संबंधित अवधि के वेतन का 50%। संबंधित अवधि के वेतन का 50% हम कब लेंगे? जब कर्मचारी चारों महानगरों में से किसी महानगर में नौकरी करता है। दिल्ली, बंबई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों महानगरों में से अगर किसी महानगर में कर्मचारी नौकरी करता है तो उसके
वेतन का, संबंधित अवधि के वेतन का 50% मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना में शामिल किया जाता है। या संबंधित अवधि के वेतन का 40%। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के अलावा अगर कर्मचारी अन्य किसी स्थान पर नौकरी करता है तो संबंधित अवधि के वेतन का 40% इस गणना में शामिल किया जाता है। और तीसरी राशि चुकाया गया किराया, कर्मचारी के द्वारा मकान किराए के रूप में चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। और ये भी हमको संबंधित अवधि के लिए लेना है। संबंधित अवधि यानी कि जितनी अवधि के लिए गत वर्ष में कर्मचारी किराए के मकान में रहा है उतनी अवधि का ये चुकाया गया किराया और वेतन का 10% देना है। इन तीनों राशियों में से संबंधित अवधि का प्राप्त मकान किराया भत्ता, संबंधित अवधि के वेतन का 50% या 40% और तीसरा चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वह करमुक्त मानी जाती है। हम यहाँ पर वेतन की बात कर रहे हैं, वेतन का 50%, वेतन का 40%, वेतन का 10%। तो वेतन में क्या शामिल किया जाता है, किसको हम वेतन कहेंगे? क्योंकि अब तक हमने पढ़ा है कि वेतन के रूप में मूल वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो वेतन में क्या शामिल किया जाएगा? वेतन में केवल मूल वेतन शामिल किया जाएगा या मूल वेतन के साथ साथ भत्ते भी शामिल किए जाते हैं? तो वेतन होता है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता पूर्णतया कर योग्य भत्ता होता है। तो मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता हम अभी लेते हैं मकान किराए भत्ते की गणना में अगर महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो, सेवानिवृत्ति शर्तों के अनुसार हो। यानी कि महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले लाभों की गणना करते समय महंगाई भत्ते को भी वेतन में शामिल अगर किया जाता है तो फिर महंगाई भत्ते को मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना में भी शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि ग्रेच्युटी, पेंशन, प्रमाणित भविष्य निधि आदि की राशियों की गणना करते समय अगर वेतन में महंगाई भत्ते को शामिल किया जाता है तो महंगाई भत्ते को मकान किराए भत्ते की गणना में भी वेतन के रूप में शामिल किया जाएगा। तो वेतन में यानी सैलरीज में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन, बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन। कर्मचारी को अगर उसके द्वारा की गई बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन दिया जाता है तो उसको भी वेतन माना जाता है और वेतन में शामिल किया जाएगा मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना करते समय। तो इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि होती है। और अगर मकान किराए भत्ते की वास्तविक राशि अगर इस करमुक्त राशि से अधिक होगी तो अधिक की राशि कर योग्य राशि मानी जाती है। तो इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न दशाओं में दिल्ली के श्री उमेश की मकान किराया भत्ता की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए। हमको कर योग्य राशि टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ज्ञात करना है। और जो श्री उमेश है वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो नौकरी करते हैं। तो दो दशाएं दी गई हैं जिनमें से पहली है अगर श्री उमेश का मूल वेतन 8,000 रुपए प्रति माह है, उनको 1,000 रुपए
महंगाई भत्ता प्रतिमाह दिया जाता हो सेवा शर्तों के अनुसार, यानी कि इस महंगाई भत्ते को जब उनकी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना की जाएगी, जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन आदि, तो उस समय भी इस महंगाई भत्ते को वेतन माना जाएगा, वेतन की गणना में शामिल किया जाएगा। तो मूल वेतन इनको 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, 1,000 रुपये महंगाई भत्ता दिया जाता है सेवा शर्तों के अनुसार। मकान किराया भत्ता 1,200 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और ये जो करदाता जो श्री उमेश है वो 1,200 रुपये प्रतिमाह ही किराया चुकाते हैं। तो इस पहली दशा में उनके मकान किराया भत्ते की करयोग्य राशि हमको ज्ञात करनी है। तो मकान किराया भत्ते की करयोग्य राशि ज्ञात करने के लिए हमको मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि ज्ञात करनी होगी। तो मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि होती है वो होती है। तो सबसे पहली राशि है संबंधित अवधि का प्राप्त मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। पहला अमाउंट होता है हाउस रेंट अलाउंस रिसीव, प्राप्त मकान किराया भत्ता। तो उमेश को मकान किराया भत्ता 1,200 रुपए प्रतिमाह प्राप्त होता है। यहाँ पर संबंधित अवधि, यहाँ पर हमको किसी प्रकार की कोई अवधि नहीं दी गई है, तो मानिए कि पूरे गत वर्ष में जो है ये श्री उमेश किराए के मकान में रहे हैं, तो पूरे 12 महीने के लिए हम मकान किराया भत्ते की राशि लेंगे। तो 1,200 रुपये प्रतिमाह इनको मकान किराया भत्ता मिलता है, तो 12 महीने के लिए इनको प्राप्त मकान किराया भत्ता होगा 14,400 रुपये प्राप्त मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव। दूसरी राशि है संबंधित अवधि के वेतन का 50% या 40%। अगर चारों महानगरों में से किसी महानगर में नौकरी करता है करदाता, तो उसके वेतन का 50% लिया जाता है। श्री उमेश दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो नौकरी करते हैं, इसलिए इनके वेतन का 50% जो है मकान किराया भत्ते की करमुक्त राशि की गणना में शामिल किया जाएगा। और वेतन का 50% देंगे तो वेतन में क्या क्या शामिल किया जाता है? मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार और बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन। तो इनको बिक्री पर निश्चित प्रतिशत कमीशन नहीं मिल रहा पहली दशा में। इनका मूल वेतन है 8,000 रुपए और महंगाई भत्ता इनको मिलता है सेवा शर्तों के अनुसार 1,000 रुपए। तो इनका जो वेतन है प्रति माह वो है 9,000 रुपए। इनका प्रति माह वेतन है 8,000 प्लस 1,000 9,000 रुपए। और ये इसका 12 महीने का, क्योंकि संबंधित अवधि का वेतन लेना है, तो गत वर्ष में पूरे 12 महीने हम ये मानेंगे कि मकान किराए पर लिया हुआ है। तो 9,000 रुपए इनका वेतन है 12 महीने के लिए जो संबंधित अवधि है। तो 9,000 को 12 से गुणा करेंगे, 1,08,000 रुपए इनका संबंधित अवधि का वेतन होता है। और उसका 50% हमको लेना है मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि ज्ञात करने के लिए। तो इसका 50% है 54,000 रुपए। तो संबंधित अवधि के वेतन का 50% है 54,000 रुपए। और तीसरी राशि है चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%। तो प्रति माह 1,200 रुपए चुकाता है, चुकाया गया किराया 1,200 × 12 यानी कि 14,400 माइनस वेतन का 10%। तो वेतन का 10%, 9,000 को 12 से गुणा करने पर आए थे 1,08,000 वेतन का, यानी कि 9,000 रुपए प्रति माह 12 महीने का, और फिर इसका 10% लेंगे। तो संबंधित अवधि के वेतन का 10%, संबंधित अवधि पूरे गत वर्ष के 12 महीने मानी गई है। तो 9,000 रुपए इनका वेतन है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार। 12 महीने के लिए इनका वेतन होता है 1,08,000। 1,08,000 का 10% होगा 10,800। और चुकाया गया किराया है 1,200 रुपए प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 14,400। तो 14,400 में से 10,800 वेतन का 10% घटाते हैं, तो तीसरी राशि आती है 3,600 रुपए। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो राशि करमुक्ति होगी। तो 3,600 रुपए करमुक्त राशि होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमको करयोग्य राशि पूछी है, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस पूछा है। तो टैक्सेबल एक्चुअल HRA रिसीव, पहली दिशा में जो एक्चुअल HRA को प्राप्त हुआ है वो हुआ है 14,400। और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो होगा 3,600। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होती है वो करमुक्त मानी जाती है।
एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 3600। तो 14,400 में से 3,600 माइनस करेंगे तो आता है 10,800। यह आएगा टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस पहली स्थिति में 10,800। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने मकान किराए भत्ते की करमुक्त राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है पढ़ा और इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करके देखी। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।